बेटा क्या चल रहा है क्लास में? एनीवन? सर हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स कर रहे थे। ओके, कंप्लीट हो गया। यस सर, उसकी प्रैक्टिस चल रही थी। ओके, तो आज मैंने न्यू चैप्टर शुरू कराना है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट? कितने स्टूडेंट्स है बेटा ग्रुप में? टाइम लगेगा बच्चों को। स्टार्ट करते हैं। डन। ओके, नाउ तो चैप्टर हमारा स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर है। तो नेक्स्ट है आपके इंट्रोडक्शन। क्या है फर्स्ट? इंट्रोडक्शन क्या है? एवरीडे वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप सेलेक्ट कलेक्ट करते हो, और वो फैक्ट बेस्ड होता है, न्यूमेरिकल फिगर्स में होता है, टेबल्स में होता है, ग्राफ फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे आप अपनी इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हो? बाय चांस आप जीके प्रिपेयर कर रहे हो, तो फर्स्टली आपके पास क्या होगा? न्यूज़पेपर होगा उसका सोर्स। दूसरी मैगजीन्स होंगी। फिर क्या करोगे? आप आर्टिकल्स पढ़ोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे? आप ऑनलाइन सर्च करोगे, वीडियोस देखोगे, टेलीविजन देखोगे। दे आर द सोर्सेज जहाँ से अपनी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। ओके, तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ये सभी रिसोर्सेज से। देन फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जो दिया हुआ है, दैट द इंफॉर्मेशन दी हुई है, दैट इज रिलेटेड टू द क्रिकेट स्कोर। तो रिलेटेड टू द क्रिकेट स्कोर आपको न्यूज़पेपर से पता लगेगा, इंटरनेट से पता लगेगा, टीवी से पता लगेगा। आपने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है अलग अलग सोर्सेज से। सिंपल, अगर आपके पास किसी कंपनी का प्रॉफिट आपने देखना है, किसी कंपनी का, आप मान लो आप किसी कंपनी में एज ए जॉब कर रहे हो, तो उस कंपनी का आप चेक करना चाहते हो कि वो एनुअली कितना प्रॉफिट कर रही हो, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन देखोगे बिजनेस टुडे में, जो मैगजीन है। मैगजीन में मैगजीन बहुत अच्छा बता देती है आपका प्रॉफिट किसी भी कंपनी का। मैगजीन्स होती है जो बिजनेस मैगजीन्स होती हैं। ठीक है, तो आप उसमें से उनका डाटा ले सकते हो। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, उस कंपनी के बारे में देख सकते हो, इंटरनेट से रिसर्च कर सकते हो। ये सारा आप डाटा कलेक्ट करते हो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। सिंपल, आप टेम्परेचर भी चेक कर सकते हो। हर एक एरिया का अलग अलग टेम्परेचर होगा, हर एक स्टेट का अलग अलग टेम्परेचर होगा, वो भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और जो आप फैक्ट ले रहे हो, जिस फैक्ट्स पे आप डाटा काउंट कर रहे हो, दे हैव द फैक्ट्स ऑफ द फिगर विच आर न्यूमरल कलेक्टेड। जो आप नंबर्स की फॉर्म में डाटा कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज किसी पर्पस के लिए। ये हमेशा याद रखना। फैक्ट लेने ऑफ फिगर्स विच आर न्यूमेरिकली न्यूमेरिकली इट मीन्स कि नंबर की फॉर्म में कलेक्ट कर रहे हो। किसके लिए? विद द डेफिनाइट पर्पस। मान लो, एग्जाम्पल के लिए मान लो, एग्जाम्पल है, मैं आपको एक काम दे रहा हूँ कि आपने देखना है कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं जो बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं, बास्केटबॉल प्ले करना पसंद करते हैं। तो आप क्या करोगे? आप हर एक क्लास में जाओगे, बच्चों को पूछोगे, जो जो अपना इंटरेस्टेड है बास्केटबॉल खेलने में, उनका नाम लोगे। फिर दूसरी क्लास में जाओगे, वहां पे जो बच्चों को वो पूछोगे, वो अपना नाम देंगे। ऐसे क्या करोगे आप? एक पर्टिकुलर पर्पस क्या है? बास्केटबॉल खेलना है, और उसके लिए टीम बनानी है। ये आपका पर्पस है। उसके लिए आप क्या कर रहे हो? पूरे स्कूल में घूम रहे हो, पूरे स्कूल में हर एक क्लास में घूम रहे हो। ठीक है, हर एक क्लास में जाओगे, वहां पे बच्चों का नाम लोगे। फिर उसके इकट्ठे करोगे उनको ग्राउंड में इकट्ठे करोगे। फिर कोच को कहोगे कि हाँ हमारे पास प्लेयर हो गया, हम हमारी टीम बना दो। तो वो एक पर्पस हो गया। तो जो आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, बच्चों के नेम इकट्ठे किए, वो क्या है? डाटा। दैट इज ए डाटा। और सोर्स क्या हो गया? सोर्स हो गया हर एक टीम का, हर एक क्लास में जाना, दैट इज ए सोर्स। उनसे पूछना कौन कौन से इंटरेस्टेड हैं, दे आर द सोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मान लो आपने एक डाटा लिया है, मान लो इसी में से है जो आपने डाटा सिलेक्ट किया। आपने क्लासेस बना ली, जैसे क्लास फर्स्ट में इतने बच्चे हैं, मान लो 3 बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड है। क्लास टू में कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं? 4 बच्चे हैं। क्लास थ्री में कितने इंटरेस्टेड हैं? 15 बच्चे हैं। फिर इन 3 बच्चों का नाम ले लिया, नेम ले लिए, इन 3 बच्चों के नेम ले लिए, और इन 15 बच्चों के नेम ले लिए।
आपको इनका सभी का डाटा मिल गया। फिर आपने क्या करना, मान लो एक अलग पर्पस के लिए, मान लो बास्केटबॉल के साथ ये भी आ जाता है कि कबड्डी के लिए भी बता दो भाई कौन कौन इंटरेस्टेड है, तो इनमें से कॉमन पर्सन के तो नाम आ जाएंगे। कुछ इनमें से सेम पर्सन होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे कबड्डी के लिए भी, तो वो एक क्या हो गया, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकली हमारे पास। उस डाटे में से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकली है, और हम उसको कहते हैं, जो निकालने की प्रोसेस है, इसमें से एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने का जो प्रोसेस होता है, मान लो इसमें से एक प्रोसेस है जिससे हम इस डाटा में से एक मीनिंगफुल डाटा निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस प्रोसेस को नाम कहते हैं स्टैटिस्टिक। उस प्रोसेस को क्या नाम कहते हैं, स्टैटिस्टिक। क्लियर हो गया स्टैटिस्टिक का मीनिंग एवरीवन? यस सर। क्लियर है ना सभी को स्टैटिस्टिक क्या है? देखो, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है ना, सिंपल बात मेरी समझ लो, आप जो जनरल लाइफ में करोगे ना, अपने रोज रूटीन वाली लाइफ में जो करोगे ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। मान लो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप घर जाते हो, आपके घर में है ना, आपको ये मार्केट कहते हैं, मम्मी कहती है दुकान से ये चीज लेके आओ, तो आप कोई चीज लेने चले जाते हो। चीज लेने जाते हो, आप क्या देखते हो, उसका एमआरपी रेट देखते हो, ये कितने की रेट पे पड़ रही है, और आप देखोगे कि ये नेस्ले कंपनी की है, मान लो चॉकलेट ले ली, जैसे 50 रुपए की चॉकलेट ले ली, ठीक है, तो वो नेस्ले कंपनी की है। फिर आप देखोगे कि नेस्ले कंपनी और भी चॉकलेट बनाती है, कितनी वैरायटीज ऑफ चॉकलेट बनाती हैं, तो उनके सभी के नाम आपने पढ़ने शुरू कर दिए। मान लो इसने बना ली, किटकैट बना ली, कैडबरी होगी, अलग अलग कंपनी की हैं, तो नेस्ले के अलग अलग प्रोडक्ट हो गए, उनकी सभी का जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे ना, उनको लिखना और सोच के पढ़ना, याद रखना, दैट इज डाटा, इसको कहते हैं डाटा। ठीक है, समझ लग गई, ये हो गया आपका डाटा। जब आप उस पर स्टडी करोगे ना, जब इस डाटा को लेके आप एक मीनिंगफुल पर्पस बनाओगे और पर्पस के लिए इस डाटा को यूज करोगे, तो वो क्या होगा, स्टैटिस्टिक हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी एवरीवन, क्लियर? यस सर। हाँ जी, यस सर। चलो मूव करें फिर नेक्स्ट। यस सर। हाँ जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है जी मीनिंगफुल ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बताया, क्या बताया आपको, स्टैटिस्टिक क्या होता है, अब आता है उसका मीनिंग क्या है। देखो, स्टैटिस्टिक इज कंसर्न विद द साइंटिफिक मेथड। अब देखो, आपने क्या किया, स्टैटिस्टिक तो बना लिया आपने, एक मेथड तो खोज लिया, तो ये मेथड कौन सा है, साइंटिफिकली मेथड है जो आपने बनाया है। अब जो मेथड है उसमें स्टेप है। अब देखो, इस सोल्व करने के स्टैटिस्टिक डाटा को, स्टैटिस्टिक करने के लिए, मेथड यूज करने के लिए स्टेप बाय स्टेप है। पहले आप क्या करोगे, उस डाटा को कलेक्ट करोगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आपने क्या किया, एमआरपी देखा, नेस्ले कंपनी देखी, नेस्ले कंपनी बहुत सारी चॉकलेट्स बना रही है अलग अलग नाम से, आपने क्या किया, उनका डाटा इकट्ठा कर लिया। डाटा करने के बाद उस डाटा को क्या करना है, प्रेजेंट करना है। सेकंड पॉइंट आ गया, प्रेजेंट करना। प्रेजेंट कैसे करोगे, आप बार ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे। बार ग्राफ, पाई चार्ट ग्राफ, आप ग्राफ की फॉर्म में, जो एक्सेल में आप ग्राफ करते हो ना, पता है किया हुआ है सभी ने ग्राफ, जो ऐसे हम मैथ में बनाते हैं ना, प्लॉट करते हैं, ये यस मैम। यस सर। कंपनी यस। इतना, ये इतना। तो ये आपने बार ग्राफ पढ़ के आए हो, बार ग्राफ भी पढ़ा है आपने, पाई चार्ट ग्राफ भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ्स हैं, आप उसमें प्रेजेंट करोगे कि मान लो ये कंपनी है, उसके ये प्रोडक्ट हैं, और एनुअली कितनी सेल कर रही है, ये 3 लाख की सेल कर रही है, 4 लाख की सेल कर रही है, 5 लाख बिक रहे हैं। उसके बाद क्या करोगे, उस डाटा को ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज किस पर्पस के लिए करोगे, अपने पर्पस के लिए करोगे, आप निकालना क्या चाहते हो, ये आप पर्पसफुल के लिए करोगे उसको ऑर्गेनाइज, आपको कैसा चाहिए और उसमें से क्या क्या चीजें चाहिए, दैट इज ऑर्गेनाइज फॉर द पर्पस। फिर उसको बाद क्या करोगे, समराइज करोगे। अब आपने ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको समराइज करके फिर उसको एनालिटिक डाटा में कन्वर्ट करोगे। फिर वो जो आपके पास डाटा आएगा ना, वो सिर्फ आपका पर्पसफुल डाटा होगा, जो जिस पर्पस के लिए आप इस डाटा को कलेक्ट किया था, अब वो सिर्फ डाटा एक फ्रेश जो हो गया, वो आपके पास वो एक पर्टिकुलर फिक्स
फिक्स पर्पस के लिए डाटा बना लोगे, दैट इज एनालिटिक डाटा। उसके बाद आप स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला लगाओगे और आपके पास एक कंक्लूजन आएगा, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, तो आपके पास एक रीजनेबल डिसीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। तो आप उसको एनालाइज करोगे, फिर आप उसको टिप्पणी दोगे। मतलब टिप्पणी का मतलब है, मान लो आप कहते हैं कि आने वाले टाइम में किसी चीज के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो कैसा होता है, वो स्टैटिस्टिकली आपको देखा जाता है कि अगर कोई चीज के अमाउंट की अगर किसी चीज की प्राइस है वो लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, तो आने वाले टाइम में उसका प्राइस इतना बढ़ जाएगा कि उसकी डिमांड रेट कम हो जाएगी। तो ये स्टैटिस्टिकली है, आपके पास काउंट किया जाता है। और मैं ये भी बता दूं, ये इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के इकोनॉमिक्स का पार्ट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मैथमेटिकल, ठीक है। तो मैथमेटिकल पार्टिसिपेशन करता है इन द इकोनॉमिक्स फील्ड एंड मार्केटिंग फील्ड में। तो ये उसकी एप्लीकेशंस हैं। क्लियर है बेटा? हाँ जी, क्लियर है। पर्पस पता लग गया, मीनिंगफुल पर्पस। यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट वो करते हैं। दैट इज द नेक्स्ट है हमारे पास हिस्ट्री। क्या है हिस्ट्री में? क्या है, सिंपल है। आपके पास द वर्ड स्टैटिस्टिक है जो आप यूज कर रहे हो या स्टैटिकल यूज कर रहे हो, दैट इज अ लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब है आपके पास, दैट इज जो लैटिन वर्ड है दैट इज स्टेटस। उसका मीनिंग क्या है? पोलिटिकली स्टेट उसका मीनिंग है, दैट इज अ पोलिटिकल स्टेट। अब उसका क्या है, सबसे पहले क्या था, दैट इज अ जर्मन साइंटिस्ट था, दैट इज अ स्टैटिक। उसने जो वर्ड दिया था वो था स्टैटिस्टिक, दैट इज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गॉटफ्राइड H.A. वॉल, दैट इज 1749 में। तो ओरिजिनली जो डेजिग्नेटेड था द डाटा एनालिसिस ऑफ द स्टेट, उसने क्या किया था, डाटा को एनालाइज करने के लिए एक टर्म यूज कर ली थी, दैट इज ए स्टैटिस्टिक, ठीक है। डाटा को एनालाइज करने के लिए एक टर्म यूज किया, दैट इज ए स्टैटिस्टिक। उसके बाद क्या था, उसको ही यूज करने लगे, सेम कंसेप्ट को यूज किया, दैट इज ए ब्रिटिश वालों ने। तो ब्रिटिश वालों ने ये यूज करते थे फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो आपके स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन है, जो फीसेस लेता है, जो आपके पैसे कलेक्ट करता है, फिर आपको उसके बदले रिसिप्ट देता है, और गवर्निंग बॉडीज हैं जो आपका डाटा लेती हैं, और कुछ कंपनीज हैं जैसे आपको सैलरी देते हैं, तो वो आपका ये मेथड यूज करती हैं। तो थर्ड है आपके पास पर्टिकुलर सेंसस। सेंसस में क्या होता है, आपके पास सेंसस होता है जैसे मार्केट होती है, दैट इज शेयर मार्केट होती है, दैट इज सेंसस में वो आती है शेयर मार्केट। उसमें क्या होता है, लेन देन होती है, मतलब शेयर्स बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं, तो उसमें भी एक पर्टिकुलर मेथड यूज होता है, दैट इज स्टैटिस्टिकल का, ठीक है। तो ये हमारे पास एडवांटेज आ गई है, स्टैटिस्टिकल कहाँ कहाँ यूज होता है और ये कहाँ से शुरू हुआ है। क्लियर है बेटा? हाँ जी, क्लियर। Yes, sir. हाँ, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वही है टुडे है आपके पास, ब्रॉड एंड है, सर्विस ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट में है, आपके पास बिजनेस के लिए यूज करोगे, नेचुरल सोशल साइंसेस के लिए, मेडिसिन के लिए यूज होता है स्टैटिस्टिकल। मेडिसिन पे ऐसे होता है कि आप टेस्ट करते हो, फिर आप एक्यूरेशन के लिए निकालते हो कि ये टेस्ट पॉजिटिव है, उसके लिए दवाई कारगर है कि नहीं है। तो आप उसमें क्या करते हो, आप परसेंटेज देखते हो कि ये 100% से कितनी कारगर है। तो आप उसके कहते हैं कि मान लो मैंने फर्स्ट ट्राई में 60% सक्सेसफुल लिया, फिर 99, फिर 99.8, फिर 99.9, फिर 100%। तो वो उसमें स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले यूज होते हैं फॉर द टेस्टिंग ऑफ द मेडिसिन, ठीक है। ऐसे हमारे पास कितने सारे इसके जो हैं जहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल को यूज करते हैं, ओके। आई एम ऑडिबल बेटा? Yes, sir. हाँ, तो ओके, हाँ। तो आपके पास क्या था, सबसे पहले आपके पास है क्या कि जो फर्स्ट है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब स्टैटिस्टिक में हर एक चीज आपस में इंटर रिलेटेड है। मान लो आप, फर्स्ट स्टेप था कलेक्शन, दूसरा था आपके पास प्रेजेंटेशन। अब देखो, बिना कलेक्शन डाटा के आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना। तो आपके पास क्या है, आप अपने डाटा कलेक्ट किए बिना प्रेजेंट कैसे करोगे, नहीं कर सकते। आपको पहले डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये स्टेप है, दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर रिलेटेड टू इच अदर एंड कंपेरेबल, आप कंपेयर भी कर सकते हो। दे आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ये फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। डाटा कोई भी लेते हो तो फैक्ट पे लेते हो, मान लो फैक्ट्स पे लोगे ना अब कोई भी डाटा, एंड नॉट ए सिंगल ऑब्जर्वेशन, हमेशा
कभी भी डाटा में सिंगल ऑब्जर्वेशन नहीं होती, आपके पास बहुत सारा डाटा लेते हैं और वो किस पे लेता है, फैक्ट्स पे लेते हैं। सिमिलरली साइंटिफिक जो स्टैटिस्टिकल डाटा न्यूमेरिकल एक्सप्रेस होता है हमेशा 1 2 3 में लेते हैं या 4 5 6 में लेते हैं, इस फॉर्म में लेते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल एक्सप्रेस में कर लेते हैं। कि आपके पास मान लो आपके एरिया में कितने मेल्स हैं, आप उसकी परसेंट लगोगे, 40% मेल रहते हैं आपके एरिया में, 60% फीमेल रहती हैं, तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल फिगर आ जाती है, उसमें लोगे। स्टैटिस्टिकल आर कलेक्शन ऑफ डाटा इन ए सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टमैटिक मैनर में आप हमेशा एक पर्पस के लिए करोगे तो एक सिस्टमैटिक मैनर में लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप पहले कलेक्शन लेते हो, फिर प्रेजेंटेशन लेते हो, फिर एनालाइज लेते हो, तो ये स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप में अगर कोई भी चीज होती है दैट इज सिस्टमैटिक मैनर। तो उसके बाद आता है आपके पास कलेक्ट करते हो प्री डिटर्मिन्ड पर्पस। प्री डिटर्मिन्ड पर्पस मैंने मान लिया कि मैंने किस पर्पस के लिए लेना है। जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल ली थी तो मैंने निकालना था कि बास्केटबॉल खेलने के लिए टीम बनानी है, बास्केटबॉल प्ले करने के लिए टीम बनानी है, तो वो एक पर्पस हो गया जो मैंने पहले सोचा है, जो पहले ही डिसाइडेड है कि मैंने इस पर्पस के लिए बच्चे सिलेक्ट करने हैं या बच्चों ने इंटरेस्टेड है फिर हम उनकी टीम बनाएंगे, दैट इज प्री डिटर्मिन्ड, जो पहले से सोचा हुआ पर्पस है उसके हिसाब से आप डाटा कलेक्ट करते हो। फिर उसके बाद है डील विद ग्रुप, ग्रुप बनाते हो, डज नॉट स्टडी इंडिविजुअली। अब देखो जो स्टैटिस्टिक में हमेशा ही जो आप डील करते हो हमेशा ही ग्रुप्स में करोगे, इंडिविजुअल डाटा पे बात नहीं करोगे। लास्ट है जो साइंटिफिक लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। कई बार क्या होता है जो आपका डाटा होता है स्टैटिस्टिकली आपने जो वैल्यूज निकाली होती है वो एक्यूरेट नहीं होती, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं। वो अप्रोक्सीमेशन शो करते हैं कि आपका हाँ अप्रोक्सीमेटली इतना ट्रू होगा। दे आर ट्रू ओनली द एवरेजेस, जब आप एवरेजेस पे काम करोगे तो वो उसके लिए ट्रू होगा। क्लियर है बेटा? हाँ जी, प्रैक्टिस्टिक्स क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ओके, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट। हाँ कलेक्शन ऑफ डाटा बता दिया आपको, प्राइमरी डाटा। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर मैं स्क्रीन शेयर की हुई है कि मुझे सर विजिबल नहीं है। ओके स्क्रीन शेयर विजिबल नहीं है, ओके 2 मिनट वेट। Yes, sir. ओके किसी को भी नहीं विजिबल है, देख लो डाटा। मैं पिछले बता देता हूँ। Yes, sir. हाँ ये वाला था, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब किए हैं सभी, ठीक है, यही वाले जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट वही मूव Okay, करते हैं sir. कलेक्शन ऑफ डाटा। वही मैंने बताया दैट इज द कलेक्शन ऑफ डाटा, दैट इज द गैदरिंग process of gathering and measuring information on the target variable, they have a scientifically value। आपने डाटा कलेक्ट किया है और एक पर्पस के लिए इकट्ठा किया है, अलग अलग जगह से आपने डाटा कलेक्ट किया है, रो डाटा जिसको कहते हैं। अब 2 तरह के डाटा होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी डाटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। वो इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट किए बाय समवन, बाय समवन इज गैदर्ड बाय डेफिनेट ऑब्जेक्ट इन हर माइंड, ठीक है। मान लो आपने किसी एक पर्सन से जाके सभी लोगों का डाटा ले लिया, दैट इज प्राइमरी डाटा, ठीक है। मैं एक फैमिली में गया और उस फैमिली में कितने लोग हैं मैंने एक ही पर्सन से पूछ लिया और मेरा डाटा कलेक्ट हो गया, दैट इज प्राइमरी डाटा। दूसरा होता है कि आपने इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड फ्रॉम ए सोर्स, किसी सोर्स से इंफॉर्मेशन ली विच ऑलरेडी, मान लो, हाँ मैं बता देता हूँ प्राइमरी डाटा क्या है। मैं इंडिविजुअली जाऊंगा, मैं पर्सन हूँ एक, ठीक है, मैंने गया हर एक के घर में जाऊंगा, ये एक घर है, वहां से डाटा लेके आऊंगा, ये एक घर है, यहाँ से डाटा लेके आऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी गया, यहाँ पे गया और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, दैट इज ए प्राइमरी डाटा, जो मेरे पास डाटा आएगा दैट इज ए प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में क्या है, एक पर्सन और है, उसने पहले से ही ये डाटा लिया हुआ है, उसने कलेक्ट किया था किसी अपने पर्पस के लिए, ठीक है, उसने कलेक्ट किया था किसी अपने पर्पस पे, और मैं ये हूँ। मैंने क्या करना है, मैंने घर में नहीं जाना उनके, मैं सीधा उस पर्सन से बात करूंगा और उससे ही डाटा ले लूंगा, दैट इज सेकेंडरी डाटा। क्लियर हो गया? प्राइमरी डाटा में मैं हर एक घर इंडिविजुअली जाऊंगा, वहां से डाटा कलेक्ट करूंगा। सेकेंडरी डाटा में मैं क्या करूंगा, मेरे जैसा एक बंदा गया होगा जिसने डाटा कलेक्ट किया होगा, मैं उसी बंदे से मिल लूंगा और उसका डाटा ले लूंगा। क्लियर हो गया? हाँ जी, Yes, सेकेंडरी sir. डाटा, हाँ बस यही चीजें समझनी है आपने, टर्म्स समझनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद क्या है, आप नेक्स्ट करते हैं, दैट इज अनग्रुप डाटा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आपका मैथमेटिकल पार्ट शुरू हो गया। पहला है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा ध्यान देना, इधर अनग्रुप डाटा है आपका।
अनग्रुप डाटा क्या होता है, वो होता है इन इट्स ओरिजिनल और रॉ फॉर्म में। मान लो आपके घर में गए किसी में, आपने ऑब्जर्वेशन निकाली, जैसे इन्होंने निकाली, द ऑब्जर्वेशन आर नॉट क्लासिफाइड इनटू ए ग्रुप। जो इन्फॉर्मेशन ग्रुप में नहीं होती, जैसे सिंपल रॉ मटेरियल में होती है, कि मैं एक घर में गया उसमें 5 हैं, अगले घर में गया 6 बंदे हैं, अगले घर में गया 7 बंदे हैं, फिर अगले में 3 हैं, फिर अगले में 4 हैं, फिर अगले में 6 हैं। तो मैंने सारा एक डाटा ऐसे लिखता दिया, दैट इज रॉ डाटा, रॉ मटेरियल। जैसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं ना, कच्चा मटेरियल है जो अभी बना नहीं है, प्रोडक्ट नहीं तैयार हुआ, तो वो रॉ डाटा हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने एज निकाली है, एवरीवन प्रेजेंट इन ए क्लासरूम, मान लो आप क्लासरूम में बैठे हो, तो आपने हर एक बच्चे की एज निकालनी है। तो एज निकालनी है, और टीचर क्या करता है, किंडरगार्टन की है एग्जाम्पल उन्होंने लिए, मान लो उनकी क्लास में फर्स्ट बच्चे की एज है 3 साल, दूसरे की भी 3 साल, चौथे तीसरे की है 4 साल, चौथे की 3 साल, ऐसे ही आपने एक रो डाटा बना लिया। तो ये हमारे पास क्या है, अनग्रुप्ड डाटा। अगर इस तरीके के इंडिविजुअल फॉर्म में डाटा है, इंडिविजुअल फॉर्म डाटा, इस तरीके का डाटा है, तो इसको कहते हैं अनग्रुप्ड डाटा। दिस डाटा शो दैट देर इज ओनली वन अडल्ट प्रेजेंट इन द क्लास एंड दैट इज द टीचर। तो वो कौन सा अडल्ट पर्सन है, वो टीचर है। और अनग्रुप्ड डाटा इज इजी टू वर्क व्हेन द डाटा सेट इज स्मॉल। ये डाटा तब हमारे पास बेनिफिशियल होगा जब डाटा बहुत ही थोड़ा होगा। अगर डाटा बहुत ज्यादा है, मान लो उनकी क्लास में अगर लिमिट से ज्यादा है, मतलब 500 6000 बच्चे आ जाते हैं, तो ये डाटा अनग्रुप डाटा, और इसको हम स्टैटिस्टिक करना या इवेल्युएशन करना या एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हमेशा ही अनग्रुप डाटा का अगर छोटा है तो उसको आप इजिली एनालाइज कर सकते हो, इजिली आप उसके बारे में अपना डाटा निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा। क्लियर है बेटा? स्टैटिस्टिकल डाटा पता लग गया। अनग्रुप डाटा Yes, फर्स्ट sir. फॉर्म में है। सेकंड है ग्रुप्ड डाटा। Yes, sir. हाँ जी, ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा में कैसा होता है, ग्रुप डाटा में ऑब्जर्वेशन और ऑर्गेनाइज इन ग्रुप। आपके पास ग्रुप बने हैं, जैसे आपके पास ग्रुप बना लिया आपने, फर्स्ट ग्रुप बनाया है, जैसे 0 से लेकर 20 मार्क्स के कितने बच्चे हैं। आपके स्कूल में टेस्ट हुआ है मैथमेटिक्स का। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे हैं 40। 40 या जितने भी इसमें सम किए हैं वो निकालो, कितने बच्चे हैं सम निकालो। ये 6 हो गए, 9 3 12 हो गए, 12 6 18 हो गए, 18 2 20 हो गए। तो 3 3 6 3 9 एक 10, 100 बच्चे हैं जी आपकी क्लास में। 100 बच्चे में 13 वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 से 20 के बीच में आए हैं। 9 बच्चे वो हैं जिनके मार्क्स 21 से 40 के बीच में आए हैं। 36 बच्चे वो हैं जिनके मार्क्स 41 से 60 की रेंज में आए हैं। 32 वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 61 से 80 की रेंज में आए हैं। 10 वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 81 से 100 की रेंज में आए हैं। तो ये जब डाटा हम इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ग्रुप्ड डाटा हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर हुआ है? हाँ जी बेटा, ग्रुप डाटा पता लग गया। अब इसको ध्यान दो, अगर मैं इसको अनग्रुप्ड फॉर्म में लिखता तो कैसा लिखता। अनग्रुप्ड फॉर्म में मैं पहले 100 बच्चों की लड़ी बनाता, उसमें किसी के 13 थे, किसी के 15 थे, किसी के 14 थे, किसी के 16 थे, किसी के 24 थे, किसी के 98 थे, किसी के 99 थे, किसी के 68 थे। तो ये सारा मेरे को उसको कैलकुलेट करना कितना मुश्किल हो जाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने रेंज बना दी कि 0 से 20 के बीच वाले में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, इतने, इतने बच्चों, इसके मार्क्स के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, इतने। तो ये आपका क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, इजी हो रहा है। काम क्या हो रहा है, इजी हो रहा है। कैलकुलेट क्या हो रहा है, इजी हो जाएगी। कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो अगर कैलकुलेशन इजी हो जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, इतना ही अच्छा निकलेगा। रिजल्ट क्या होगा, एक्यूरेट हो जाएगा। तो अगर रिजल्ट एक्यूरेट हो जाएगा तो आपका स्टैटिस्टिक डाटा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है बेटा? हाँ जी, एवरीवन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ग्रुप्ड डाटा आ गया, ग्रुप डाटा को हैंडल करना इजी है, कैलकुलेट करना इजी है। अगर कैलकुलेट हो जाएगा तो रिजल्ट निकालना इजी है। रिजल्ट हो जाएगा तो उससे आपको क्या होगा, बर्डन कम होगा, स्टैटिकल डाटा आपका काम का आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है बेटा? Yes, sir. हाँ जी, समझ आ रहा है सभी को, ये बताते जाना जी। Yes, sir. आ गया. हाँ, Yes, sir. बताते जाना, अगर कोई डाउट हो बीच में पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है।
पर साथ साथ बताते जाओ। ये आपका हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या है? फ्रिक्वेंसी होती है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मान लो आपने पीछे टेबल बनाया था ना, पीछे टेबल क्या था? मार्क्स obtained, मार्क्स की रेंज थी, यहाँ पे मार्क्स थे, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं दैट इज द फ्रिक्वेंसी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फ्रिक्वेंसी भी लेते हैं। तो आपके पास फ्रिक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स। मान लो मैंने पहले क्या लिया था, 0 से लेकर 20 की रेंज में। 20 की रेंज में कितने बच्चे हैं? दे आर रिपीटेड। रिपीटेड दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स, दैट मीन्स उसने 5 लिखा था, इट मीन्स कि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की, दैट इज हमारे पास 5 हो गई, दैट इज द फ्रिक्वेंसी। क्लास इंटरवल आपने निकाला 0-20, दैट इज ए क्लास इंटरवल। तो इसकी रेंज क्या हो गई? इसकी रेंज क्या होगी? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम कितना है? 20। 20 माइनस 0, तो इसकी रेंज क्या आ गई? 20। ये याद रखना। तो रेंज हमेशा ही डिफरेंस होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज हमारे पास क्लास विथ। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज ए क्लास विथ। ठीक है, और रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज होता है हमारे पास मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अगर आपके पास इंडिविजुअल डाटा है, इंडिविजुअल डाटा कैसा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाला। तो इसमें हम अगर रेंज निकालेंगे तो रेंज में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10 है। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1 है। तो रेंज क्या आ गई? 9, दैट इज ए रेंज। अगर क्लास मार्क्स निकालने हैं तो हमेशा ही आप क्या करोगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये याद रखना है। क्लियर है? नोट कर लो बेटा वन बाय वन। फ्रिक्वेंसी हो गई, क्लास इंटरवल हो गया, क्लास विथ हो गई, और क्लास मार्क्स हो गए। ये बाय स्टेप आपने करने हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? नोट कर रहे हो सभी? एवरीवन लिसन। हाँ जी, नोट हो रहे हैं बेटा? Yes, sir. हाँ, कौन कौन है अभी? सब लोग हैं। आदित्य है। अधर्व कहाँ गया? अधर्व चला गया? ओके, चलो मूव करें आगे। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं आपके। नेक्स्ट है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। ये मैं थ्योरी बाद में बता दूंगा। हाँ, आपके जो बुक में है दैट इज मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी हम यूज करते हैं फॉर द डाटा एनालिसिस के लिए, जो बेस्ड होता है एवरेजेस पे। ठीक है, तो एवरेजेस पे बेस्ड होता है जिसके पास आपके पास डाटा होता है। ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी जो एवरेजेस पे बेस्ड होता है, तो उसमें 3 मेथड होते हैं, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। मीन क्या होता है? दैट इज एवरेज, जिसको हम सिंपल एवरेज भी कह देते हैं। तो मीन क्या होता है? दैट इज एवरेज। मान लो आप एक गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी, यहाँ से आपने दिल्ली जाना है, तो दिल्ली आप क्या करोगे? आप यहाँ पे, आपको कितना टाइम लग रहा है, कितनी स्पीड से जा रहे हो? पहले आप 10 की स्पीड से जा रहे हो, फिर 20 की स्पीड से जा रहे हो, फिर 30 की स्पीड से जा रहे हो, और एक टाइम पे आप 100 की स्पीड से जा रहे हो। बट आपने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मान लो आपने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो स्पीड आपके पास कोई भी वेरी कर रही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? एवरेज स्पीड निकालने के क्या करोगे? जितनी बार चेंज हुई है डिवाइडेड बाय नंबर। मतलब 5 बार चेंज हुई है, 5 10 15 20 और 30, तो आप क्या करोगे? उसको डिवाइडेड बाय नंबर निकाल दोगे, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आपके पास 3 है, मीन है, मीडियन है, मोड है, जो आपने निकालना है फॉर द स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए, आपने कैलकुलेट करना है। चलो फिर वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं आगे। हाँ, तो मीन का फॉर्मूला क्या है? सिंपल, आप पहले समझ लो। मीन क्या होता है? दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन है उनका सम करोगे डिवाइडेड बाय द वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। तो उसको हम अर्थमेटिक मीन करते हैं, जिसको हम एवरेज भी कहते हैं। उसको डिनोटेड करते हैं एक्स बार के साथ। ये याद रखनी है ये सारी टर्म। उसको डिनोट करते हैं एक्स बार के साथ। और मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या हो गया? एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैपिटल एन भी ले सकते हो, स्मॉल एन भी ले सकते हो। समीशन एक्स का मतलब है कि मान लो आपके पास x1 x2 x3 x10 तक है, 10 ऑब्जर्वेशन हैं।
10 ऑब्जर्वेशन है तो एक्स बार क्या होगा, दैट इज सम होगा, इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम होगा। तो आपके पास टोटल नंबर कितनी ऑब्जर्वेशन है, 10 है, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ये याद रख लेना। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है मीन का। क्लियर है बेटा? हाँ जी, क्लियर है बेटा, लिखते जा रहे हो? Yes, sir. हाँ, तो इसको नोट जरूर कर लेना, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ वी मूव ऑन। एक्चुअली सर, हाँ जी बेटा। सर एक बार जो आपने समझाया था एक बार दोबारा समझा दो सर, पता नहीं क्या हुआ सर, क्लास में हो गई। कौन सा बेटा? सर जिससे पिछले वाली स्लाइड समझाई थी ना, पिछली स्लाइड्स क्या थी आपकी? सर हाँ, जो इससे यस सर ये वाली। इसमें कुछ नहीं है बेटा, देखो फ्रिक्वेंसी यस है, सर। फ्रिक्वेंसी आपके पास है, दैट इज स्मॉल एफ की रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज फ्रिक्वेंसी है। और फ्रिक्वेंसी में आप क्या करोगे, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार नंबर ऑफ टाइम्स बार ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है, दैट इज रिपीटेड, दैट इज पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इन ए नंबर ऑफ टाइम्स। मान लो 5 नंबर ऑफ टाइम्स है तो दैट इज फ्रिक्वेंसी, 3 बार है, दैट इज फ्रिक्वेंसी। ऐसे क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल जैसे मैंने लिए थे 0 से 20, 20 21 से 40, तो ये दे दैट इज अ क्लास इंटरवल, दैट इज अ क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल में क्लास विथ होती है, क्लास विथ कैसे निकालती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज क्लास विथ। ऐसे क्लास मार्क्स होती है, तो क्लास मार्क निकालने के लिए आप क्या करोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम यूज करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो आगे आप यस नेक्स्ट, सर। हाँ तो इसको नोट कर लेना और इसको कर लेना। फिर नेक्स्ट हमारे पास है मीन है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज द मीन। मीन क्या होता है, दैट इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप एक्स बार के साथ रिप्रेजेंट करते हो मीन को, जिसको हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं और एवरेज भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला है दैट इज जितनी ऑब्जर्वेशन है उनका सभी का सम करना है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज फॉर्मूला ऑफ द मीन। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास, देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, कहता है कि मोस्ट लाइबल है, रिलायबल मतलब सेंटर टेंडेंसी के लिए। रिलायबल इसलिए है क्योंकि ये काम किस पे कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। तो हर एक एवरेज के लिए ये मोर रिलायबल हो जाएगा मेथड, और इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, दैट इज एक्यूरेट रिजल्ट आने शुरू होंगे, अप्रोक्सीमेट एक्यूरेट रिजल्ट, अप्रोक्सीमेट। इट रिमेन अनचेंज, देखो ऑब्जर्वेशन तो चेंज नहीं होगी, जो डाटा ले रहे हो वो तो चेंज नहीं हो रहा लगातार। इट मीन्स दे हैव द सेम ऑपरेशन एट ऑल द टाइम। आप किसी भी समय सेम डाटा लेके सेम आप रिजल्ट निकालोगे तो रिजल्ट सेम ही होगा, चेंज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है, कहते हैं कि किसी भी एक्सट्रीम वैल्यू के साथ ये इफेक्ट करेगा, इफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। मान लो एक दो वैल्यूज हैं 10 15, अचानक ही एक बड़ी वैल्यू आ जाए 90, तो ये क्या करेगी, इन सभी का डाटा वेरी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन सभी का सम करता हूँ, मान लो ये 4 हैं तो इनका सम करता हूँ डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज क्या आएगा, 5 10 15 20 दिन 110। ठीक है, 110/4, दैट इज हमारे पास क्या आया, ये आया 4 दूनी 8, तो ये आपके पास 30, 7 चौके 28 और ये 4 हो गया 27 पॉइंट समथिंग। अब देखो 27 पॉइंट समथिंग का क्या मतलब है, कि जो ये है एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू मतलब ये भी आपके पास एवरेज, इसका भी कंट्रीब्यूशन 27 पॉइंट कुछ हो गया, इसका भी कंट्रीब्यूशन 27 हो गया, इसका भी कंट्रीब्यूशन 27 हो गया, और इसका भी कंट्रीब्यूशन 27 हो गया। इट मीन्स कि जो ये वैल्यूज हैं ये तो वेरी कर गई। ठीक है ना, तो वो वही कह रहा है कि अगर कोई भी एक एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है तो डाटा क्या होता है, इफेक्ट करता है। सिमिलरली जो रिफ्लेक्ट है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसके हिसाब से आपके पास मैग्नीट्यूड आती है। पर्टिकुलर डाटा सेट हैज ओनली वन व्हील, हमेशा ही एक, अगर ये सेम डाटा है तो इसका मीन सेम ही रहेगा, ये याद रख लेना, मीन वेरी नहीं करेगा। और ऑब्जर्वेशन नीड नॉट फॉलो एनी न्यूमेरिकल ऑर्डर, और इसमें ये नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर असेंडिंग ऑर्डर में डाटा निकालना है, लगाना है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा लगाना है। तो ये कोई है नहीं, इसमें आप कोई भी फॉलो कर सकते हो पैटर्न, असेंडिंग डाटा ले सकते हो, डिसेंडिंग डाटा भी ले सकते हो। तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से रिजल्ट सेम आएगा भाई। मीन में मैटर नहीं करता कि आप डाटा असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हो, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मीन ऑब्जर्वेशन। क्लियर है बेटा? हाँ जी बेटा।
यस सर। हाँ जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है, दैट इज इम्पोर्टेंट है, दैट इज फॉर्मूला। एक एग्जांपल है इसी के लिए, मीन पे बेस्ड है। द फाइंड द मीन ऑफ द वैल्यू दैट द 10, 7, 13, 20 एंड 15। तो आपने मीन निकालना, सिंपल है, फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपने क्या किया, इसको x1 ले लिया, इसको x1 ले लिया, इसको x2 ले लिया, इसको x3 ले लिया, इसको x4 ले लिया, और ये वाली लास्ट टर्म को आपने x5 ले लिया। तो आपने क्या किया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5 है, तो डिवाइड कर दिया, तो आपने वैल्यू का सम किया, डिवाइडेड बाय 5 किया, तो दिस वैल्यू इज एवरेज वैल्यू। इसको आप एवरेज भी कह सकते हो। क्लियर है बेटा? हाँ जी, एग्जाम्पल क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. हाँ जी, इजी लग रहा है? Yes, sir. हाँ, तो अगर कोई डाउट हो तो साथ में पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। हट जाए हमारे पास। ओके सर। हाँ, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला। अब आ जाता है आपके पास, दैट इज फाइंडिंग द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखाना। ओके, पिछली स्लाइड देख लो। हाँ जी बेटा, सर करो। जैसे इसमें आंसर है हमारा 65/5, हाँ तो उसको डिवाइड करके हमारा आंसर 13 आ गया। हाँ, अगर सर हमारा ये डिवाइड नहीं होता तो इसको वो पॉइंट में आ 65/5 जाएगा। भी लिख सकते थे। हाँ नहीं, वो तो पॉइंट पॉइंट में में, करना है। पॉइंट ओके में आ सर। जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, वो पॉइंट में डाटा आ जाएगा, बट ओके आपका सर। आंसर ओके सर। एवरेज वैल्यू होगी, वो सेम ही होगी। वो आप अगर इसको ओके डाटा सर। आगे पीछे भी कर देते हो, या मैं जैसे ये ले लेता हूँ, अगर मैं इसमें ऑर्डर चेंज भी कर देता हूँ, पहले 7 ले लेता हूँ, फिर 10 ले लेता हूँ, फिर 15 ले लेता हूँ, फिर 20 ले लेता हूँ, फिर 13 ले लेता हूँ, तब भी मेरे पास जो एवरेज वैल्यू आएगी वो 13 ही आएगी। ठीक है ना? इसमें ओके ऑर्डर सर। मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, वही मैंने सेकंड लास्ट पॉइंट बताया था, ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे मर्जी डाटा ले लो, जब आप उसका मीन निकालोगे आंसर सेम आएगा। ठीक है? तो ये आपके पास उस ओके टाइम सर। के था। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये इंपॉर्टेंट है जी बेटा, इसको इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। तो इसमें क्या है, फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। अभी आपने क्या किया,